नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स पेपर के पॉलिटी पोर्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो लेक्चर है इसमें पॉलिटी के कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, उनको हमने थोड़ा रिसर्च किया, इसीलिए हमने थोड़ा देर से इसको रिलीज़ किया है। जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा और यहाँ पर मैं हिस्ट्री पॉलिटी दोनों के पीडीएफ्स को अपडेट कर दूंगा, तो आप आंसर्स इसको चेक कर सकते हैं। और अभी एक एनालिसिस अगर हम देखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर किस तरह से वेटेज चेंज हो रहा है, तो पॉलिटी का अगर आप देखेंगे तो एक बार वेटेज थोड़ा कम हो गया था 2016 में, लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड 10-12 क्वेश्चन से तो ऊपर ही आ रहे हैं। 2017 में 22 क्वेश्चन आ गए थे और अभी 2021 में 18 क्वेश्चन आए। तो एवरेज आप देख लो अगर 6 साल का, इट हैज़ बीन समवेयर अराउंड 15 क्वेश्चंस विच इज़ क्वाइट बिग। 15 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी के मान के चलो आप आते ही हैं, तो ये अच्छा ट्रेंड है मेरे अनुसार। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक जो मतलब स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट, इनके क्वेश्चंस आने चाहिए अच्छे क्वांटिटी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे क्या होता है कि अगर आप पढ़कर जाते हैं जो स्टैटिक आपने पढ़ा है, तो उससे आपके स्कोर करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मैं पॉलिटी का एक एनालिसिस करूं इस साल का, कई स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि क्या रहेगा, कैसा पेपर था, टफ था, मॉडरेट था। देखो मेरे अनुसार पेपर का जो लेवल था इट वॉज समवेयर बिटवीन मॉडरेट टू टफ। इट वॉज नॉट वेरी टफ कि कट ऑफ 92, 91 चली जाए। मुझे नहीं लगता कि इतना लो जाने वाला है कट ऑफ। अब कट ऑफ प्रिडिक्शन से वैसे बचना चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ जो मेरा एनालिसिस है, ठीक है। मेरा बिल्कुल ही पर्सनल एनालिसिस है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग। ये बिल्कुल मेरा पर्सनल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ 96 के 100 के बीच में होनी चाहिए। तो जिसके भी 90 से ऊपर का स्कोर आ रहा है वो तैयारी शुरू कर दें। 90 प्लस जो भी स्कोर कर रहे हैं दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। बिल्कुल भी एक दिन भी खराब मत करो, तुरंत मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर आप 100 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स। यू हैव ऑलमोस्ट अ वेरी गुड चांस। देखो 3-4 सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस हैं, खास करके पॉलिटी में मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके अंदर मल्टीपल, मतलब एक आंसर से ज़्यादा दो दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है। अभी बताऊंगा कौन से हैं। तो थोड़ा 2-3 क्वेश्चन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो 5 नंबर 6 नंबर आपके आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटर ये है कि तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। अगर आपके 90 प्लस हैं, मान लो अगर आपने अभी गलत कैलकुलेट किए अपने 3 क्वेश्चन और वो सही हो गए आपके, तो आपका डायरेक्ट स्कोर बढ़ जाएगा। मतलब 96 प्लस वो जो नेगेटिव वाला पार्ट हटा दो तो यू विल बी समवेयर अराउंड 98। तो उससे क्या होगा कि आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो हिस्ट्री के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं। पॉलिटी के मैं अभी आप यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल पॉलिटी का, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट। तो हमारा ब्रिटिश मॉडल से किस तरह से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अलग है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट इज टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। यानी कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है ये, लेकिन भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सेकंड, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम होती है ब्रिटेन के अंदर, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी को काफ़ी पावर है। जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए कानूनों को चेंज कर सकती है, रद्द कर सकती है, उसमें संशोधन करने के लिए सरकार को कह सकती है या फिर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहरा सकती है, ठीक है। इंग्लैंड में ऐसा या यूके में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर पार्लियामेंट सर्वोच्च है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का सवाल है, कि संवैधानिकता का सवाल है किसी भी अमेंडमेंट के अंदर, किसी भी संशोधन के अंदर, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ये मामला जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर इज सी। तो यहाँ पर याद रख लेना कि पार्लियामेंट भारत के अंदर सुप्रीम नहीं होती है और उसके पावर्स थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं। यूके में संसद सर्वोपरि होती है, वहाँ पर पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट डिसाइडिंग बॉडी रिगार्डिंग द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जहाँ तक सवाल है, ये होता क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कभी कोई संवैधानिकता का सवाल आ जाता है कि ये बात संविधान के अगेंस्ट है या नहीं, तो ऐसे में 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है, वो डिसाइड करती है। और ये 5 जजों की बेंच कौन बनाता है, सीजेआई बनाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं। और उनके पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाकर कोई स्पेसिफिक संविधान से संबंधित केस है तो वो उसे दे दिया जाए। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 145(3) के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। ये एक थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसको आपको वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए था, क्योंकि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी 1949 में बनी थी। ना तो इसके बारे में कोई किताब जिक्र करती है, बहुत रेयरली आई थिंक किसी ने अगर लॉ पढ़ा है या ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट है शायद उन्होंने पढ़ा होगा ये। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये किसी के संदर्भ में आया होगा, संज्ञान में आया होगा। पवैड वालों ने शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। तो आपको एज अ जीएस एस्पिरेंट मुझे लगता है कि ये सवाल अवॉइड करना चाहिए था। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो यू कुड हैव अवॉइडेड दिस, क्योंकि ये काफ़ी कठिन सवाल था और ये कठिन सवाल लाए जाते हैं हर साल ताकि यूपीएससी का पेपर एकदम हलवा ना रह जाए, और दूसरा कट ऑफ को उनको 50% के आसपास रखना होता है। तो सवाल ये कह रहा है कि एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी ने क्या सुझाव दिया था कि एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी को अलग से रखा जाए, डेजिग्नेटेड सोलली फॉर परस्यूइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। तो प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक अलग मंत्री और एक अलग सेक्रेटरी को, सचिव को रखा जाए। तो देखो, गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी की जो रिपोर्ट है, पहली बात तो ये ढूंढनी बहुत मुश्किल है। मैंने काफ़ी समय लगाकर इसको ढूंढा, इसको पढ़ा, तो मुझे इसके अंदर एग्जैक्टली ये पॉइंट कहीं नहीं मिला कि एक अलग मिनिस्टर और सेक्रेटरी होना चाहिए। उन्होंने ये काफ़ी कुछ कहा है अयंगर कमेटी की रिपोर्ट में। ये बताया गया कि किस तरह से मंत्रालयों को अलग करना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को अलग करना चाहिए, ब्यूरो बनाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे बनेगी। बेसिकली जो एआरसी के रिफॉर्म्स है ना, उस तरह का है, लेकिन ये एआरसी से पहले आया था। ठीक है, 1949 की है ये कमेटी, एन गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी। और ये बाय द वे गोपाल स्वामी अयंगर कौन है? ये भारत के वो डिप्लोमेट है जो यूएन में कश्मीर का जो पूरा मसला था, इन्होंने उसकी चर्चा करी थी 1948 में, जब मामला कश्मीर का यूएन पहुंचा था। सो ही वाज द वन जिन्होंने वहां पर भारत की तरफ से पैरवी करी थी। एनीवेज, तो देखो, इसको अभी आप छोड़ दो, क्योंकि मैं बताता हूं इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो यूपीएससी ले सकता है कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी हो। मुझे नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा ये डाउटफुल रह सकता है, इसीलिए मैं अभी आपको स्पष्ट बता देता हूं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया था, और इसको एआरसी के कहने पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 के कहने पर बनाया गया और पीएमओ के अधीन डाल दिया गया। प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ज में, नॉट पीएमओ, प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन इसे रखा गया। तो यहां पर सब कुछ सही है, लेकिन एक बात बस गलत है, ये प्रधानमंत्री के अधीन नहीं डाला गया था पहले। ये शुरुआत में 1970 में जब ये बना था, उस समय ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अधीन था, प्राइम मिनिस्टर के अधीन इसको 1985 में डाला गया है। अब देखो, यूपीएससी हो सकता है कि इसको सही मान ले, टेक्निकली ये गलत है, मेरे अनुसार ये गलत है, क्योंकि शुरू में इसे 1970 में पीएमओ के अधीन नहीं रखा गया था, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अधीन था। लेकिन हो सकता है यूपीएससी इसे सही मान ले, क्योंकि ये पार्शियली करेक्ट है। तो अगर यूपीएससी इसे सही मानेगी तो इसका आंसर होगा 2 ओनली। और जहाँ तक मैंने अपना गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट को पढ़ा है, तो ये वाला तो गलत लगा मुझे। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसका आंसर ये हो। ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, या फिर 2 ओनली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं इसका कोई डेफिनेटिव आंसर यहाँ पर नहीं देना चाह रहा हूँ। बस इतना याद रख लो कि 1970 में एआरसी के रिकमेंडेशन पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया, जो आज के समय आगे चलकर डीओपीटी पूरा बन गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री बन चुकी है बाद में। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अधीन था। 1985 में इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को एक नए मंत्रालय के अंदर डाल दिया गया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक ग्रीवांसेस, पेंशन जो है, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस कर दिया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यहाँ से निकाल दिया और ये प्राइम मिनिस्टर के अधीन डाल दिया, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर भी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा। ओके, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है, कमेंट में मुझे बताना कि अभी ये वाला जो मंत्रालय है वो किसके अधीन है, हु इज द मिनिस्टर फॉर दिस मिनिस्ट्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79, राइट टू प्राइवेसी। सीधा सा सवाल है, आई थिंक इससे सिंपल सवाल कोई आ नहीं सकता। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अधीन होता है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत फिर से उठा के कम से कम 2 बार पढ़नी चाहिए। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 के अधीन आती है। और क्या आप लोग मुझे केस बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जिसने ये बात कही थी कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये पुट्टू स्वामी केस था। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। पुट्टू स्वामी केस के अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई थी, रिसेंट है, ये भी ध्यान में रख लेना। क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि सही कौन से हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था ये। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है ना वो डायरेक्ट आपको मालूम नहीं होगी, लेकिन ये एलिमिनेशन से सही किया जा सकता था। चलो, पहला स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इतना तो आई थिंक आपको कॉमन सेंस होगा या एक जनरल नॉलेज होगी कि भारत में बड़े नेता कई सारे 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। आपने शायद पिछले 10-15 सालों में कभी नहीं सुना होगा कि 3 जगह से कोई चुनाव लड़ा। आई थिंक आप इतना सा एक अपना जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस अप्लाई करके इस स्टेटमेंट को सही मान सकते थे, ठीक है, गलत मान सकते थे कि देयर इज अ लॉ, एक कानून है
जो लोगों को 3 जगह से चुनाव लड़ने से रोकता है। आगे अभी बता दूंगा एक्सप्लेनेशन में कौन सा कानून है, लेकिन आई थिंक अगर आप थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज इस्तेमाल करते तो आप इसको यहीं पर रूल आउट कर सकते थे कि ये वाला तो देखो गलत है, नो लॉ नहीं होगा, देयर इज अ लॉ जो 3 जगह से चुनाव लड़ने से रोकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1991 के लोकसभा इलेक्शन में ताऊ देवीलाल या श्री देवीलाल, उन्होंने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चा भरा था, चुनाव लड़ा था। अब देखो, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगी और पता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये देखो 30 साल पुरानी बात है, आप में से ज़्यादातर लोग तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये बात कैसे पता होगी। मतलब मान लो कि 2019 के चुनाव की बात होती तो फिर भी एक्सपेक्टेड होता कि आप लोगों को ये थोड़ा बहुत आइडिया हो। तो इसको अभी आप साइड में रख दो, मान लो कि इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप आ जाओ, अभी हमने ये पता कर लिया कि ये तो गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, as per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him her in the event of him her winning in all the constituencies। तो तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई 2 जगह से चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो जो बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, उसका खर्चा उसकी पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी जिसने वो सीट खाली करी है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, बाद में उन्होंने वडोदरा की सीट वेकेट कर दी थी। अक्सर बड़े नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, जैसे राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ा, रायबरेली में हार गए, वायनाड में जीत गए। अगर दोनों जगह जीत जाते तो एक सीट उन्हें भी खाली करनी पड़ती। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अक्सर मतलब 1977 के बाद से उन्होंने 2 सीटों में चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था, तो करते हैं। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1957 के इलेक्शन में 3 जगह से चुनाव लड़ा था, एक जगह हार गए, 2 जगह हार गए थे, एक जगह जीते थे। तो ये काम तो देखो सब करते हैं और कभी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा नहीं लिया गया है। ये भी अगेन आप कॉमन सेंस के तरीके से पता कर सकते थे, मतलब इफ़ यू अप्लाइड योर बेसिक नॉलेज, ये आपको पता चल जाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से कभी खर्चा नहीं लिया जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपको पता चल गया कि ये 2 स्टेटमेंट गलत हैं। अब आप ऑप्शन देखो, ये कह रहा है कि करेक्ट क्या है, 1 ओनली नहीं हो सकता, 2 ओनली हमें नहीं पता, 1 and 3 ओनली ये तो बिल्कुल गलत है, 2 and 3 ये भी गलत है। एलिमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल देवीलाल जो हैं, इन्होंने 3 लोकसभा और आप हैरान हो जाओगे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का चुनाव, एक साथ इन्होंने 4 चुनाव लड़े थे। तो उस समय विधानसभा इलेक्शन भी साथ ही थे, तो 4 जगह से चुनाव लड़े थे, 3 लोकसभा और एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक तो मथुरा से, एक बलरामपुर से और एक और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि 2 से ज़्यादा जगह आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये रूल कब आया था, 96 में आया था। तो ये बेसिकली इसीलिए आया था, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, उस समय का बहुत फेमस केस है 1990 के दशक का। तो ताऊ देवीलाल ने जब ये चुनाव लड़ा, और बाय द वे चारों चुनाव हार गए थे, ठीक है, 91 के इलेक्शन में हार गए थे, उसके पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे 89 में, तब वो बहुत सारे मतलब उनकी पार्टी अच्छा चुनाव जीती थी, लेकिन 91 में वो सब जगह हार गए चुनाव। तो इसी तरह के बहुत सारे केसेस हुए। उसके बाद भारत में चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि आरपीए को अमेंड किया जाए। तो आरपीए के अंदर सेक्शन 33 क्लॉज 7 के अंदर ये बात ऐड करी गई कि 2 से ज़्यादा जगह अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और एक जगह अगर आप चुनाव मतलब दोनों जगह चुनाव जीत जाते हो तो एक जगह आपको रिज़ाइन करनी पड़ेगी सीट, और उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव होगा। और 91 में ताऊ देवीलाल ने सीकर, रोहतक और फिरोजपुर 3 जगह से लोकसभा और घिराई असेंबली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, और इतनी हैरानी की बात है कि चारों जगह हार गए थे। ठीक है, चलिए, अब जो इलेक्शन कमीशन है वो ये रेकमेंड कर रहा है, बाय द वे ये क्वेश्चन क्यों आया है मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन काफ़ी टाइम से रेकमेंड कर रहा है सरकार को कि वो 2 की जगह 1 कर दो, कि 2 जगह से भी चुनाव नहीं लड़ सके, क्योंकि इसके कारण खर्चा बढ़ जाता है, दूसरी जगह वाले वापस उपचुनाव कराने पड़ते हैं, तो उपचुनाव के अंदर रिसोर्सेज, पैसा, मैन पावर सब कुछ खर्च होता है, तो इसके कारण बहुत दिक्कत आती है। तो ये कैंसिल कर दो, एक जगह से ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा रूल आया नहीं है। अगला सवाल राइट टू द सिटी से संबंधित है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राइट टू द सिटी एक मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट है, और यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है और ये देखता है कि जो वादे किए गए हैं हर देश के द्वारा इस संदर्भ में वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि राइट टू द सिटी शहरों के हर नागरिक को या हर ऑक्यूपेंट को, ऑक्यूपेंट का है सिटीजन नहीं, उसको ये अधिकार देता है कि वो पब्लिक प्लेसेस को रिक्लेम कर सके, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो शहर के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अगेन मुझे लगता है कि आप इसको प्योर कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। देखो पहला वाला सही है, ऐसा नहीं कि हमेशा कॉमन सेंस है, थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि राइट टू द सिटी नाम की कोई चीज़ है और इसे यूएन हैबिटेट मॉनिटर करता है, ठीक है, इतना सा तो पता होना चाहिए था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है।
ये शहर के नागरिकों को या शहर के बाशिंदों को ये अधिकार देता है कि वो पब्लिक स्पेसेस का इस्तेमाल कर सकें, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो शहर के अंदर। लेकिन ये तीसरा वाला गलत है। तीसरा क्यों गलत है कि ऐसा थोड़े ना है कि सरकार को आप मना कर दो कि नहीं, हमें कोई भी फैसिलिटी देने से आप रोक नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं तो सरकार वहाँ पे फैसिलिटी रोक सकती है, पानी बिजली की सुविधाएं सरकार रोक सकती है, डिनाई कर सकती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि राइट टू द सिटी का मतलब है स्टेट कैन नॉट डिनाई। तो कैन नॉट डिनाई कुछ नहीं होता है भाई साहब, स्टेट डिनाई कर सकता है, स्टेट काफ़ी कुछ डिनाई कर सकता है, चाहे कितना भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर जगह कहीं ना कहीं ये रूल्स होते हैं कि स्टेट के पास अल्टीमेटली पावर होता है। तो इसके अंदर स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 आर करेक्ट। तो ये 1 और 2 करेक्ट हैं। और बाय द वे अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो या तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो, पाथफाइंडर पर हम इसके बारे में वीडियो ले आएंगे। नहीं तो यूएन हैबिटेट का एक बहुत डिटेल्ड पीडीएफ है जो उन्होंने जारी किया था 2-3 साल पहले, उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। सर्च करोगे गूगल पे यूएन हैबिटेट राइट टू द सिटी, वो पीडीएफ ही सबसे ऊपर आएगा, उसको भी आप पढ़ सकते हो आप चाहो तो। और नहीं पढ़ना है, डिटेल्ड है बहुत, तो फिर हमें बता देना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 82, with reference to India, consider the following statements. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. तो ये न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत के बारे में बात कर रहा है। तो अभी ये वैसे भी टर्म्स बहुत चर्चा में, आपने देखा होगा कि जो आर्यन खान वाला केस है उसके कारण ये वैसे भी टर्म्स चर्चा में है। उसके मतलब क्वेश्चन तो ऑफकोर्स उससे पहले बन गया था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। जुडिशियल कस्टडी जो है उसके अंदर पुलिस स्टेशन में नहीं रहता है व्यक्ति। जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद जो सेंट्रल जेल होती है, डिस्ट्रिक्ट जेल या जो सेंट्रल प्रिजन है, वहाँ पर उसको अभियुक्त को ट्रांसफर करना जरूरी होता है। सेकंड स्टेटमेंट, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये बात बिल्कुल सही है। न्यायिक हिरासत में जाने के बाद, न्यायिक हिरासत के दौरान जो भी पुलिस अधिकारी हैं उनको न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला है गलत। तो आंसर होगा इसका B2 ओनली। करेक्ट ही पूछा है ना? हाँ ठीक है, करेक्ट है, B2 ओनली वुड बी द आंसर। ठीक है, तो याद रखना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधीन अगर आप बंद हैं तो आपको सेंट्रल या स्टेट प्रिजन में डाला जाएगा, ना कि पुलिस के लॉकअप में। तो पुलिस स्टेशन में आप नहीं रहेंगे, इतना सा फर्क है। Question number 83. With reference to India, consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. Parole क्या होता है? Parole ऐसा होता है कि जैसे जब आप जेल में जाते हैं और आपका व्यवहार अच्छा है तो कुछ समय के लिए आपको जेल से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है। ठीक है, अगर आपने कोई बहुत सीरियस क्राइम किया है तो बात अलग है। बाकी नॉर्मल अगर कोई क्राइम है, आपको 4 साल की सज़ा मिली है, आपने 2 साल अच्छा बिहेवियर दिखाया, तो तीसरे साल आपको हो सकता है 1 महीना 15 दिन परोल पे भेजा जाता है। तो परोल क्या होता है कि बाहर जाकर आप रह सकते हो। हाँ, आपको हो सकता है कि पुलिस थाने वगैरह के अंदर डेली अटेंडेंस देनी पड़े और आपको 1 महीने बाद वापस आना पड़ेगा। तो मतलब जेल से छुट्टी हो जाती है एक तरह से, सिंपल शब्दों में कहूँ तो। और कई बार पैरोल के अंदर लंबी पैरोल भी मिल जाती है, 5 महीने 4 महीने, हेल्थ रीजन, मेडिकल रीजन से। तो पैरोल क्या भारत में कैदियों का एक अधिकार है? नहीं, इट इज़ नॉट अ राइट, इट डज नॉट बिकम अ राइट। कहीं पर भी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी आईपीसी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है या सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ है कि पैरोल अधिकार है। पैरोल राज्य आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, स्टेट आपको एक फैसिलिटी दे रहा है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सरकार डिसाइड करती है या जो भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स है वो डिसाइड करता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज और पैरोल रूल्स। बिल्कुल ये बात सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये आप वैसे भी फिगर आउट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा इसका B2 ओनली। तो ये याद रख लेना कि पैरोल जो है वो कोई अधिकार नहीं है, इट इज़ नॉट अ राइट। ठीक है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये फिर भी अधिकार नहीं है। कोई भी कैदी क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे पैरोल पर छोड़ो। मैं जेलर को जाके ये नहीं बोल सकता कि मैंने 2 साल बहुत अच्छा व्यवहार किया है तो मुझे तीसरे साल 1 महीने की छुट्टी दी जाए, पैरोल पे भेजा जाए, ऐसा आप कह नहीं सकते हो। वो जो भी रूल्स होते हैं सरकार के, उसके अनुसार आपको पैरोल के लिए एलिजिबल माना जाएगा या नहीं, तो वो डिस्क्रेशन होता है सरकार का। ओके, तो हर राज्य के अंदर उसके अलग रूल होते हैं क्योंकि प्रिजन्स एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो सबके अपने खुद के अपने रूल होते हैं राज्य की सरकारों के। और ये स्टेट सब्जेक्ट किस में आता है? तो देखो 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दे रखी है उसमें ये स्टेट लिस्ट में आता है, जो 3 लिस्ट हैं उनमें। पैरोल को लेकर अक्सर न्यूज़ में इस तरह की हेडलाइंस आप देखते रहेंगे। तो पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि पैरोल पर भेजना वो है कोई अधिकार नहीं है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। तो ये लास्ट ईयर सितंबर का न्यूज़ है, तो एग्जैक्टली यहीं से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पैरोल पर भेजना कोई अधिकार नहीं है। आतंकवादी या हार्ड एंड क्रिमिनल, कोई हत्या का या बलात्कार का अपराधी है तो उसको पैरोल पर भेजना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, ये कोई अधिकार नहीं है और खास करके आतंकवादियों को और दुर्दांत अपराधियों को ये फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। क्वेश्चन नंबर 84,
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई थिंक इससे सिंपल सवाल पॉलिटी के अंदर नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय। वो FRA एक्ट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। अब FRA क्या होता है, इसको थोड़ा जान लेना, पढ़ लेना। इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो चाहते हो कि हम इस पर लेक्चर बनाए तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the constitution? ध्यान से पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो पहले तो इसमें आप देखो आर्टिकल्स क्या क्या दे रखे हैं। तो आर्टिकल 14 दे रखा है, तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में बात करता है। 28 ये तो रिलीजन के बारे में करता है। 32 रिट पिटिशन, हेबियस कॉर्पस एटसेट्रा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और 44 ये DPSP है, कौन सा वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो अगर आपको आर्टिकल के अंदर क्या है इतना भी पता है ना, तो आप 2 एलिमिनेट कर दोगे सीधा सीधा। ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, मामला आकर अटकेगा इस पर और इस पर। तो देखो इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है। आई वुड गो विथ आर्टिकल 14। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आर्टिकल 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हो सकता है UPSC आर्टिकल 32 भी इसको माने। कारण कि देखो ऐसा लेजिस्लेशन जो अनप्रेसिडेंटेड या अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड पावर दे देता है किसी भी अधिकारी को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो उसको रोकने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए ही तो हमारे पास एक तो ये है रिट पिटिशन वाला है, और दूसरा राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा वो, है ना। यानी कि कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी तानाशाह नहीं बन सकता भारत के अंदर, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी भी फॉलो होता है और रिट पिटिशन भी है। तो दोनों ही चीज़ें सही है। स्टिल आई वुड थिंक, मेरा ऐसा मानना है कि बेटर आंसर इसका राइट टू इक्वालिटी होगा, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये डाउटफुल है। जहाँ पर भी मैं स्टार मार्क करूँगा वहाँ समझ जाना कि प्रॉब्लमेटिक है ना, मतलब ये डेफिनेटिव आंसर नहीं है। हो सकता है UPSC अगले साल जब आंसर की रिलीज करेगी तो इसका A भी आंसर मान सकती है और C भी मान सकती है। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो इक्वल प्रोटेक्शन सभी को मिलता है, इसीलिए ये अनकंट्रोल्ड डिस्क्रेशनरी पावर नहीं जा सकता। एक बात और मैं बता दूं कि इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी अलग अलग हो सकता है दूसरे टीचर्स इसका अलग इंटरप्रिटेशन बताए, दैट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। यही लॉ की एक खासियत है कि इसके काफ़ी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा, पर हाँ ये है कि 28 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 44 भी नहीं हो सकता। तो या तो इसका आर्टिकल 32 आंसर होगा या 14 होगा। मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोग 14 करके आए हैं, कितने आर्टिकल 32 लगा कर आए हो, मतलब A या C आपने क्या दिया है, एक आइडिया लग जाएगा, आप लोग भी इसमें बताना। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज फेडरल इन नेचर? तो संघीय स्वरूप को बताने वाला कौन सा, इनमें से कौन सी विशेषता है आपको बताना है। पहला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, जैसे कि राज्यसभा के अंदर राज्यों से चुनकर लोग आते हैं। तो क्या ये फेडरल कैरेक्टर को दिखाता है? हाँ बिल्कुल दिखाता है, हो सकता है ये भी ठीक हो। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। जैसे भारत में क्षेत्रीय दल हैं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर और भी बहुत सारे हैं, जनता दल कर्नाटका में। तो क्या इनके मंत्री, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स केंद्र की सरकार में हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोएलिशन है तो डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन क्या ये फेडरल ढांचे को दिखाता है? नहीं, उसको ये नहीं बताता है। अगर रीजनल पार्टी नहीं भी होती तो भी वो हो सकते थे, उस एरिया के पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्टेड जो हैं वो रीजनल पार्टी से होने ज़रूरी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। चौथा, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो मूल अधिकार कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाकर इनको एनफोर्स करा सकते हो, लेकिन इसका भी फेडरल से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। देखो A या B ये 2 ऑप्शन है जिनके अंदर से कुछ आंसर हो सकता है, एंड आंसर इसमें आप मोर करेक्ट आपको चूज करना है। तो एसेंशियल फीचर क्या होगा? तो देखो एसेंशियल मेरे ख्याल से तो जुडिशरी ही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड गो विथ A। लेकिन मैं अगेन आपको बता देता हूं कि अगर आप लक्ष्मीकांत उठाकर देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि फेडरल फीचर्स क्या हैं। तो फेडरल फीचर के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और बाई कैमरलिज्म भी है। बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है कि लोकसभा होती है और एक राज्यसभा, तो राज्यसभा के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रतिनिधि कहां से आते हैं? राज्यों से। तो यहां पर ये वाला भी ठीक हो सकता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये भी हो सकता है। लेकिन मोर करेक्ट क्या होगा? मेरा अनुमान ये है, आई वुड गो विथ A,
लेकिन हो सकता है कि यूपीएससी अगले साल इसको आंसर माने, बी भी मान सकती है। तो ऊंट का किस करवट बैठेगा ये हमें इस साल पता नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जिसका आंसर थोड़ा सा अभी डाउटफुल है, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क कर रखा है। फिर भी आई एम क्वाइट श्योर कि ए आंसर होना चाहिए। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ए के साथ ही यूपीएससी जाएगा। चलिए, फिर कई सारे देख रहे हो आप पॉलिटी के अंदर इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना होता है। तो शांति से विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? राज्य की परिभाषा बताने वाला कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट है? आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। ठीक लग रही है डेफिनेशन कि सारे जो क्राइटेरिया होते हैं स्टेट की डेफिनेशन के वो इसमें है। सेकेंड, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर एक एसेंशियल चीज़ की कमी है। स्वायत्तता का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। स्वायत्तता का कैसे जिक्र था फर्स्ट वाले में? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि किसी भी बाहरी ताकत का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। देश अपने आप में स्वायत्त है, देश अपने निर्णय खुद ले सकता है। तो इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर आप ये डेफिनेशन देखोगे तो ये तो कई सारी पॉलिटिकल टेरिटरीज ऐसी भी हैं, जैसे कि यूएस की टेरिटरी है गुआम, प्यूर्तो रिको, यूके के पास बहामास, हेलेना, सेंट हेलेना जैसे आइलैंड्स हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है। तो उन सब पे भी ये डेफिनेशन लागू होती है। पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोग हैं, डेफिनेट टेरिटरी है, एक अथॉरिटी है, चाहे वो यूके की है, यूएस की है, वो गवर्न कर रही है उन्हें, उनके राइट्स को बचा रही है। तो ये वाली डेफिनेशन उन पे लागू हो जाती है। लेकिन क्या वो स्टेट कहलाएंगे पॉलिटी के अनुसार? नहीं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरा, नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ये तो देखो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार तो दुनिया में बहुत सारे लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे कि हम इस जगह रह रहे हैं इतने 1000 साल से, इतने 100 साल से, हमारा अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है और गवर्नमेंट हमारी लोकल है। लेकिन क्या यहाँ पर कोई स्वायत्तता का जिक्र है? नहीं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जिसको दूसरे रिकग्नाइज करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो ये वाली डेफिनेशन भी नहीं होगी। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। यहाँ पर भी फिर से कोई स्वायत्तता का जिक्र नहीं है कि इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको बाहर का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे अनुसार जो स्टेट का है, मेरे अनुसार क्या मतलब जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये बहुत ज़रूरी होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो आंसर इसका ए होगा। तो यहाँ पर सभी डेफिनेशन में कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है आपके सामने वो ए है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेट की, राज्य की कोई एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड परिभाषा नहीं है। जो सबसे कॉमन परिभाषा है वो ये वाली है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स इन 1933 में जो डिफाइन करी गई थी। तो अगर कोई देश कहलाना चाहता है, स्टेट कहलाना चाहता है, 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक परमानेंट पॉपुलेशन, उसकी डेफिनेट डिफाइंड टेरिटरी हो, एक सरकार हो, और उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी और पर निर्भर नहीं है अपने फॉरेन रिलेशंस के लिए। तो दूसरे देशों के साथ वो संबंध स्थापित कर सके और दूसरे देश उसको रिकग्नाइज करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बता देता हूँ। दूसरे देश जब तक आपको रिकग्नाइज नहीं करते तब तक आप देश काउंट नहीं होते हैं। अगला सवाल जुडिशरी से संबंधित है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला ये कह रहा है कि any retired judge of the Supreme Court can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice with prior permission from President. Second statement, High Court of India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस अपॉइंट किए गए थे कुछ महीने पहले। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से सही करके आ गए होंगे। ठीक है, बताना कमेंट में अगर किसी ने इसको देखकर सही किया या नहीं। और सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सिंपल है, रिव्यू का पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी। ये तो हम जब जुडिशरी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में तब उसमें बताया जाता है। तो आंसर होगा इसका बोथ 1 and 2। तो एड हॉक जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आर्टिकल 224A के बारे में मैंने कई बार जिक्र भी किया था। तो इसका काफ़ी सालों बाद इसका इस्तेमाल हुआ था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 224A इसको ध्यान में रखना है आपको। और आर्टिकल 128 क्या है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों से आर्टिकल से भी सवाल आगे आ सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है, इसको चाहो तो पढ़ लो, सिंपल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। और अभी एक न्यूज़ भी आई थी 2-3 महीने पहले कि बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केरल हाई कोर्ट ने कहा था, तो इस पर न्यूज़ भी आई थी उस समय। तो प्रॉबेबली ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही समय के हैं लगभग, तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 89, with reference to India, consider the following statement.
देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, भारत में एक नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अंदर अगर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति बनना है तो केवल नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन होना जरूरी है। बाकी दूसरी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशंस भी हैं, लेकिन नागरिकता के अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि इस तरह का नागरिक है उस तरह का नागरिक, तो ये वाला स्टेटमेंट है गलत। तीसरा, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के तरीके से भारत का नागरिक बनाया गया है और उसने अगर कहीं कुछ धोखाधड़ी करी थी तो उसको हटाया जा सकता है, उसका नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर होगा इसका ए, वन ओनली। तो याद रखना, ये तो सिंपल सा है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। और बाय नेचुरलाइजेशन वाला जो तरीका होता है सिटीजनशिप का, उसमें अगर आपने कोई धांधली करी है, कोई फ्रॉड या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, कुछ छुपाया है जानकारी, आप कहीं दूसरे देश में मर्डर करके भाग के यहाँ पर आए हो और नागरिक बनना चाह रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों को अगर पता चलता है बाद में भी, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये अधिकार संविधान भारत सरकार को देता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। मेरे ख्याल से ये भी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर भी दो आंसर ठीक हो सकते हैं जो मेरे अनुसार मतलब आ सकते हैं ऑप्शन में। तो देखो, पहला कमिटेड जुडिशरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये हो सकता है, दिस कुड बी द आंसर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तो फिर वो मतलब लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ ही हो गया ना, वो सेफगार्ड कैसे करेगा। तीसरा, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये सही हो सकता है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है कि डेमोक्रेसी तो है, इट इज़ ऑलरेडी अ लिबरल डेमोक्रेसी। अब जब स्वतंत्र लोकतंत्र पहले से है तो लोकतंत्र के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होगी, तो ये तो हमें गिवन है, ठीक है, हमें ऑलरेडी बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर बेस्ट सेफगार्ड क्या है, तो मेरे अनुसार इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं हो सकता। चौथा है सेपरेशन ऑफ पावर, ये बिल्कुल हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव पावर्स अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अंग के पास हैं, तो ये बिल्कुल आंसर हो सकता है। तो इसमें भी, लेकिन अगर आप मोर करेक्ट देखना चाहो तो आई वुड गो विथ कमिटेड जुडिशरी, मतलब मुझे लग रहा है कि कमिटेड जुडिशरी है, लेकिन अगेन यूपीएससी डी भी मान सकता है इसका और ए भी मान सकता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन मुझे लगा है, तो इसमें इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो इट कुड बी कमिटेड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों ही हो सकते हैं। कमिटेड जुडिशरी की तरफ मेरा झुकाव क्यों है, मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप हेबियस कॉर्पस पढ़ते हैं तो वहां पर ये लाइन लिखी रहती है, दिस रिट इज अ बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। तो यानी कि सरकार की जो नीतियां होती है आर्बिट्ररी डिटेंशन जैसी, जिसके कारण सिविल लिबर्टीज को कुचला जा सकता है, उसके खिलाफ हेबियस कॉर्पस दी जाती है। तो मेरे ख्याल से जुडिशरी उसका बेटर आंसर होगा, क्योंकि हेबियस कॉर्पस को एनफोर्स कौन कराएगा, जुडिशरी, राइट। तो आई थिंक कमिटेड जुडिशरी वुड बी द आंसर। बाकी तो अब देखो यूपीएससी का ऊँट है, किस करवट बैठे, वी डोंट नो दैट। और अभी रिसेंटली सीजेआई का स्टेटमेंट भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट इज विद द पीपल टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज, तो आई थिंक द आंसर कुड बी कमिटेड जुडिशरी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 91, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, डीपीएसपी के अंदर होता है, आर्टिकल 39C के अंदर लिखा गया है कि एक जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब लिटरली वही शब्द उठा के डाल दिया। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस, और आने भी चाहिए ऐसे सवाल। अगर ऐसे सवाल नहीं आएंगे तो आप लोगों का दिल बैठ जाएगा, आप लोग थोड़े से टेंशन में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये सवाल गलत नहीं हुआ होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ये तो आप सभी का सही होना चाहिए, डीपीएसपी से डायरेक्ट सवाल आया है। क्वेश्चन नंबर 92, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता ही होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट थी, उसे हटा दिया गया बाद में, तो फंडामेंटल राइट तो नहीं हो सकती, लेकिन लीगल राइट है। अब डाउट किस में आता है कि सिटीजन के लिए है या एनी पर्सन के लिए है। तो देखो, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं होता है लीगल राइट, कंपनीज के पास, कॉर्पोरेट्स के पास, कई तरह की एंटिटीज़ हैं, वो भी ज़मीन खरीद सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान ही ज़मीन खरीदे, ज़मीन खरीदने के लिए और भी कई सारी एंटिटीज़ होती हैं, कंपनीज एटसेट्रा। तो कंपनी इज़ कंसिडर्ड अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में उसको देखा जाता है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सिटीजन नहीं होगा, सिटीजन्स के अलावा और भी लोग ले सकते हैं। तो लीगल राइट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, और 44th अमेंडमेंट ने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, अब ये बचा है केवल एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल या मौलिक अधिकार अब ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को प्रियम्बल क्या कहता था। तो आपको पता ही होगा कि 42nd अमेंडमेंट ने 1977 में सेक्युलर और सोशलिस्ट इन दो शब्दों को जोड़ा था। तो देखो, ये दो शब्द तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सॉवरेन भी शब्द था, तो आंसर होगा बी,
ठीक है, तो आंसर है इसका बी। और ये बात इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों को जोड़ा था और इंटीग्रिटी शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 94, ये भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला सवाल है, इसमें भी आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना था। तो सवाल पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के नेचर के बारे में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सबसे बेस्ट क्या है। चारों के अंदर आपको लगेगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आइए इनको पढ़ते हैं एक बार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है, अभी इसको देखते हैं आगे। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर, कोई ऐसी सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। ये तो गलत है। देखो, अमेरिका के अंदर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, उसके पास बहुत ताकत होती है, रियल पावर होता है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो फिर यूएसए एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगा, तो ये आंसर तो गलत है, ये ऑप्शन तो गलत होगा। तीसरा स्टेटमेंट, अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, इसके अंदर फिर भारत फिट नहीं होता है। भारत के अंदर हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास ज़्यादा नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है इन रियलिटी, तो ये वाला भी गलत होगा। अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, ये बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये भी सही है। और ये भी थोड़ा ठीक ठाक है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है विथ फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए बेटर, क्या मोर करेक्ट होगा? नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो संघीय ढांचे के बारे में बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब यही है कि संविधान के दम पर चलने वाली सरकार, उसकी शक्तियां संविधान निर्धारित करता है। इट इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टर्म का मतलब है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको वो मत समझ लेना 5 साल वाला टर्म नहीं है ये। तो गवर्नमेंट जो संविधान के द्वारा लिमिटेड है, परिबद्ध है, तो ये इसका आंसर होगा डी। सो इट इज़ वन दैट इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। बिल्कुल सीधा सा सवाल था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा आप इसको शांति से पढ़ते तो सॉल्व कर सकते थे। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और जो हिस्ट्री के PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर। और अब हम क्या करते हैं, अगर आप लोग कहें तो हम एक आंसर की भी वैसे लॉन्च कर देते हैं, जिसके अंदर सारे आंसर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे सेट ए के। अगर आप 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के टीचर्स से पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। कोड का इस्तेमाल करके प्लस सब्सक्राइबर बनते हैं तो प्लस सब्सक्राइबर्स कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 20 तारीख से मेरा पॉलिटी कोर्स आ रहा है, NCERT पॉलिटी कोर्स, इसको आप देख सकते हैं। और ऑप्शनल के भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी UPSC एग्जाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरत होती है वो यहाँ पर पूरी करी जाती है इस अनअकैडमी कोर्स के द्वारा। EMI ऑप्शन पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। EMI ऑप्शन कैसे काम करेगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म लिंक है, उस पर क्लिक करो, अपना फ़ोन नंबर वहाँ पर आप डाल दीजिए और हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क कर लेंगे। 13 तारीख से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं। 18 तारीख से मेंस आंसर राइटिंग बैच आ रहा है। ऑप्शनल के नए बैचेस आ रहे हैं 21 अक्टूबर से, और 17 अक्टूबर को कॉम्बैट आ रहा है जिसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे और इस कॉम्बैट में हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सो डू ज्वाइन इन द कॉम्बैट, लिंक पहले कॉमेंट में मिल जाएगा। अनलॉक कोड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। ये हमारे लर्नर्स हैं जो एग्जाम में इस वक्त रैंक लेकर आए हैं 2020 की साइकिल में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।